रीवा जेल से बाहर आने के बाद कमांडो अरुण गौतम ने खोला जेल का काला चिट्ठा। जानिए किस तरह जेल के अंदर चलती है हुकूमत। जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय और चक्कर प्रशांत चौहान ने जेल के अंदर मचा रखा है तांडव। रीवा की केंद्रीय जेल चल रही है ठेके पर। बंदियों को पीट पीट कर ऐठी जाती है रकम। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा के केंद्रीय जेल की 4 दीवारी में गूंजती रहती है बंदियों की गूंज। तरह तरह की यातनाएं केंद्रीय जेल के अंदर दी जाती हैं। सेना के रिटायर्ड जवान समाज सेवी कमांडो अरुण गौतम ने रीवा जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमांडो के द्वारा बताया गया कि मुझे जनता की आवाज को उठाने के बदले इतनी बड़ी सजा मिली है कि सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जेल में जाने के बाद मुझे कुछ फर्जी मुकदमे दिखाकर एनएसए की कार्यवाही की गई, जिसके बाद जेल के अंदर का तांडव देखने को मिला। कमांडो अरुण गौतम की माने तो जब कोई बंदी जेल में आता है तो उसका स्वागत पट्टों से किया जाता है। यहाँ तक कि बीपी नाप कर मारपीट जेल के अधिकारी सजा काट रहे कैदियों से कराते और इसे एडवांस रकम के साथ माहवारी बांधते हैं। जो पैसे नहीं देते उनके साथ आदमखोर की तरह व्यवहार करते हैं। खाने के साथ साथ रहने सोने के भी चार्ज लिए जाते हैं। आखिर क्या है हेलीकॉप्टर मार, कैसे कांप जाती है? सुनने वालों की मार सुनकर रूह कांप जाएगी। देखिए, शासन प्रशासन ने अपना काम किया, जो उसको उचित लगा तो शासन प्रशासन अपना काम किया, और जो हमको लगा कि हमको जनता के बीच में, मैं एक फौजी होने के नाते, जैसे मैं जिस तरह फौज में था और अपने देश के लिए फौज में रह करके काम करता था, उसी तरह मैं जब समाज में आया तो समाज में भी सेम फौजी की भांति सेम वही रूटीन, सेम वही कार्य करने का तरीका, उसमें कोई तब्दील नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें शासन प्रशासन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है। तो हमारे ऊपर तो जो कई मुकदमे लिखे गए हैं, तो हमको उस मुकदमे के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता चले कि मुकदमा है किस चीज का। कहना चाहेंगे आप? जेल जेल के अंदर की व्यवस्थाएं मैं भी बताना चाहता हूं कि केंद्रीय जेल रीवा का रहने का जो आपका हवालाती और कैदी है, उनका कैपेसिटी 716 का है और वहां पर रह रहे हैं 2500 बंदी। 2500 हवालाती और कैदी दोनों मिलाकर के 2500 लोग रह रहे हैं वहां पर। तो आप बताइए, मैंने तो सुना था और देखा भी था कि एक बिस्तर में 2 आदमी तो सो सकते हैं, अच्छी बात है, मैं भी देखा था। लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी सोते हैं केंद्रीय जेल रीवा में, मैंने देखा है। अब आप सोचिए कि जब एक बिस्तर में 4 आदमी सोएंगे तो क्या इंसान की भांति सोएंगे? क्या वो जानवर की भांति सोएंगे कि एक निर्जीव वस्तु ईंटे की भांति उनको जोड़ दिया जाता है? सच्चाई यही है कि उनको ईंटे की तरह ऐसे करके बिल्कुल एकदम लिटाते हैं, और यदि उसको रात को कहीं टॉयलेट जाना हुआ तो बेचारा टॉयलेट तक नहीं जा पाता। इसलिए नहीं जा पाता कि जब वो टॉयलेट करके वापस लौटेगा तो उसको जगह लेटने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं, यहाँ रीवा जेल की शासन की? अब इसमें तो हम शासन प्रशासन दोनों का, हम अगर हमारे नजरिए से आप देखेंगे तो मैं बोलूंगा दोनों का दोष है। आप कोरोना काल की बात करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ क्या जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं उनके लिए है? क्या कोरोना केंद्रीय जेल रीवा के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उपजेल तेउथर के अंदर नहीं फैल रहा है? क्या कोरोना उपजेल मऊगंज के अंदर नहीं फैल रहा है? जब 4 आदमी एक बिस्तर में सोएंगे, एक यानी जो नीचे का जमीन होगा, आपको यहां से जेल भेज दिया गया, वहां पर आप आमद लेते जा रहे हो और एक भूसे की भांति एक कमरा में बंद कर दिए। अब उनको जब लेटना हुआ तो बिल्कुल ईंटे की भांति जोड़ दिए गए। तो क्या कोरोना उसमें नहीं फैल रहा है? क्या जो सिपाही वहां पर, आप बोलते हो कि कोरोना फैल रहा है तो जेल के अंदर फैल रहा है, तो मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जो सिपाही ड्यूटी देता है, वो बंदियों के करीब होता है, वो बाहर आता है, तो जेल का कोरोना, जब जेल में कोरोना फैलेगा तो बाहर भी तो फैलेगा। आप कोरोना की बात किए तो कोरोना से एक बंदी की मौत हुई थी मथुरा साकेत की।
क्या कोरोना से हुई थी? जो हमारे को जेल में बताया गया, जो वहाँ पर कैदी थे, उन्होंने बताया कि उसको उसका पिटाई हुआ था, और पिटाई के बाद उसको इतने नहीं किए थे। एक वहाँ पर विवेक मौर्य है, फार्मासिस्ट, वो बोलता था जब यहाँ पर पिटाई करते थे उस टाइम पर जेलर थे रविशंकर प्रसाद जी और संजू नायक, वहाँ पर चक्कर थे। उसका पिटाई कराए, पिटाई कराने के बाद उसको टंकी में डुबो देते थे और डुबो करके फिर निकालते थे, फिर पिटाई कराते थे। और जब ये फार्मासिस्ट था आपका विवेक मौर्य, तो बताते थे कि जब उसको कि आप चेक करिए बीपी क्या है, बोले अभी ये चौवाड़ा कर रहा है, चौवाड़ागिरी कर रहा है, इसको पीटो। फिर पीटते थे और उसकी मृत्यु कारण ये है कि पीटते पीटते ये सब किए। इसके बाद उसका दुर्दशा वो किए कि फैन चालू करके रात को उसको सेल के अंदर डाल दिए। बंदियों जो जेल में बंदी हैं उनका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? उसका इलाज करते हैं विवेक, इलाज तो उनका होता ही नहीं, डॉक्टरों द्वारा किया जाता है या बंदियों द्वारा किया जाता है? बंदियों द्वारा। जो बंदी है वहां पर, जो जिसको सजा पड़ी है, वही बंदी इंजेक्शन लगाएंगे। आए दिन मारपीट का अक्सर जितने कैदी छूटते हैं वहां से या फिर हवालाती छूटते हैं, वो बताते हैं कि वहां पे ये हेलीकॉप्टर बना के मारते हैं और धन उगाही की बात होती है। ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, पहले हेलीकॉप्टर तो जरूर बनता है और मैं इसका विरोध करता हूं। जब अगर जेल आपको कोर्ट ने जेल भेज दिया तो सजा तो है। अब बेचारा धिनबंदी है, अब उसका तो विचारण होगा कि कितना सत्य है, कितना सत्य है। और आप जो है तो हेलीकॉप्टर बनाते हो, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिटाई होती है। रही बात धन उगाही की बात, तो जरूरत पड़ने पर सामने आएगा मामला। अधीक्षक वहाँ के खान पान की व्यवस्था क्या है? खान पीन का बताएं आप। 3 रोटी, 1 कटोरी चावल, 3 रोटी मिलती है, 1 कटोरी चावल मिलता है, और दाल पानी वाला मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं अपने जीवन काल में अगर सब्जी खाया हूं तो बैगन का, वो भी सेंट्रल जेल रीवा के अंदर बैगन की वो क्या सब्जी, और बीच बीच में आलू भी रहता था। ये खाने का पोजीशन है वहां पर। सुबह वही दलिया, पानी वाली दलिया। इन अव्यवस्थाओं में आप जेल अधीक्षक की क्या भूमिका देखते हैं? आप ये बताइए, जेल मैं चलाता हूं, जेल हम चला रहे हैं, जो कमियां होगी तो उसको कौन सुधारेगा? हम ही तो सुधारेंगे। 640 ग्राम आटा एक कैदी या बंदी को प्रतिदिन का उसको मिलता है, 420 ग्राम चावल मिलता है, तो क्या 3 रोटी में 640 ग्राम में 3 रोटी बनती है? और 420 ग्राम चावल में 1 कटोरी बनता है। क्या ये माननीय कलेक्टर महोदय को नहीं पता है? और नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है? क्या ये जो यहाँ के विधायक इनको नहीं पता है? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नहीं पता है? नहीं पता है, मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप सुनिए, आप जांच कराइए। अब आप जब यहां से जाएंगे, बताएंगे कि मैं जा रहा हूं केंद्रीय जेल रीवा में, तो पहले से जो बाबू या स्टोनो होंगे फोन कर देंगे कि केंद्रीय जेल रीवा में कलेक्टर साहब जा रहे हैं, तो वहां तो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वहां पर एडीजे साहब भी जाते हैं, डीजे साहब भी जाते हैं, गए वहां पर बोले कि जितने कपड़ा है वो सब निकाल करके अंदर रख लो। क्या डीजे साहब को नहीं पता है कि ये नहाते भी होंगे, ये कपड़ा भी साफ करते होंगे? सबसे बड़ी बात मैं और आपको बताता हूं कि जो वहां पर कैदी है, चलिए हवालाती तो 4 महीने 5 महीने में वापस आ जाता है, लेकिन जिसको आजीवन कारावास की सजा पड़ी है, आप उसको हाइजेशन के लिए ना तो बेड का व्यवस्था करते, ना तो ब्लेड का व्यवस्था करते, और पूरा उसका पेट से लेकर के घुटने तक एकदम बिल्कुल घाव बन जाता है, खौड़ा बन जाता है। एक जैसे पागल लोग होते हैं ना, ये रीछ की तरह बाल बढ़ा करके रखते हैं, वही उनके गुप्तांगों की स्थिति ये है। अब बोलिए आप कैसे मैं देखा हूं? क्योंकि मैं जब गया था जेल में उस टाइम पर भयानक गर्मी पड़ रही थी, गर्मी में गया था, तो मैंने गर्मी, बरसात और ठंडी तीनों ऋतु में वहां पर काट के आया हूं। तो जब गर्मी में बेचारे चड्डी में लेटते थे, भयानक गर्मी रहती थी वहां पर, मैं भी वहां पर उसी स्थिति में रहता था। तो मैं जब रात को वहां पर टॉयलेट करने के लिए निकलता था तो बड़ी मुश्किल से, तो पैर में पैर भाई कैसे रखे किसी के ऊपर न पड़ जाए, वहां निकलने के लिए बड़ा दिक्कत था। तो
उनका वो स्थिति था कि जानवर से बदतर है। अब मैंने जेल में ये बताया भी, मैंने जेल प्रशासन को बताया कि आप बेड का व्यवस्था करवाइए। इनकी स्थितियां ये हैं, आप सेविंग हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर आपका निगाह जा रहा है कि दाढ़ी क्यों रखा है, शेविंग क्यों नहीं किया है। तो आपका जो उनका प्राइवेट स्पॉट्स है और जो भी ये जगह है, इसका ख्याल कौन रखेगा। हमारे सेना में भी था, हफ्ते में चेक किया जाता था कि भैया हाइजेशन का इनका क्या है प्रोटेक्शन। आपकी जेल में क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो कैद हो गया? जीने का तो अधिकार है ना, कुछ समय के लिए उससे कुछ अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, उन पर भी लागू होता है कि नहीं होता है? ये व्यवस्थाएं, ये दुर्दशा है। कैदियों के स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है? कैदी का स्वास्थ्य अगर खराब हुआ तो उसका मृत्यु होना तय है, और पहले से 2 बोतल लटका करके फार्मासिस्ट जो मौर्या जी हो बिल्कुल वहां पर बोस की तरह रहते हैं, और ऐसा लगता है कि बोस वही है, चूंकि इसलिए कि वो 2,70,000 से लेकर के 2,80,000 के बीच में अंडा बेच देते, अंडा और दूध। मैं स्वस्थ था, मैं इसका स्वयं परीक्षण किया, तो मैं बोला कि मुझे 1 लीटर दूध और 2 अंडा चाहिए। चूंकि हमारे साथ जो एक आदिवासी था, एक हरिजन था, वो जो बंद थे, तो उनके लिए मैंने मंगाता था। तो 1800 रुपये दूध का देता था 1 लीटर का, और 1800 रुपये अंडे का, यानी 36 रुपये महीने में पेमेंट करता था। वो किसका है? वो हमारे जो ये आपका पुस्तिका होती है, स्वास्थ्य पुस्तिका, उसमें दर्ज होता था और पैसा भी लिया जाता था, और वह उनका हक था जो वाकई में पेशेंट है। लेकिन पेशेंटों को नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको बेच करके और ये सब आपस में बंदरबांट करते हैं। तो वहां पर ट्रीटमेंट जो है, जो भी होगा ट्रीटमेंट तो बंदी करते हैं। फार्मासिस्ट तो आएगा, बोलेगा उससे 10,000 लिए, उससे 10,000 लिए। हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, आप बताइए ना, जितने बड़े लोग गए हैं बताए। मैं तो बंदियों के बीच में 5 माह रह करके आया हूं। 152 के इलाके में मैं रहता था। जो हमारे वीआईपी लोग जाते थे उनको हॉस्पिटल में रखा जाता था। जो बड़े लोग जाते थे वो हॉस्पिटल में रहते थे, उनसे 10,000 रुपये महीना और 30,000 रुपये पहले जमा करा दिया जाता था। पूरा अंडा, पूरा दूध, पूरा मेडिसिन, ये सब वहां पर बिक्री का काम हो रहा है। अब वहां पर अब आप अपने आप व्यवस्थाएं सोचिए। दो डॉक्टर पदस्थ भी है, डॉक्टर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना डॉक्टरों से नहीं। अस्पताल में बैठते वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते। हम तो आज तक देखे ही नहीं कि डॉक्टर है कहाँ, वहां पर है डॉक्टर है कौन। मैं जाता था, सत्यता है, जेल का कोना कोना, दीवार दीवार मैं घूमा हूं, और वहां पर वाकई में न शासन को, अभी जो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपके चैनल को बता रहे हैं, इसमें न शासन को नाराज होना चाहिए और न तो प्रशासन को नाराज होना चाहिए, सिर्फ व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मेरा कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये इस मुद्दे में जो बात करने का एक उद्देश्य है, तो परिवर्तन कराने का उद्देश्य है कि ये अव्यवस्थाएं जेल के अंदर हैं, और जेल में सत्यता ये है कि अभी जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अभी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। जेल में जाने के बाद 3 महीने के बाद ही आपका टेलीफोन चालू होगा। तो 3 महीने के बाद टेलीफोन का जरूरत कहां पड़ता है। मान लीजिए कोई केरला का आकर के यहां पर बंद हो गया है, कोई पंजाब का बंद हो गया है, कोई यूपी का बंद हो गया है, तो उसको तो तत्काल व्यवस्था चाहिए टेलीफोन का, चूंकि अगले के परिजन को भी नहीं पता रहता, और उस टाइम पर वकील करना होता है। क्या जेल में सभी गुनाहगार लोग ही जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70% व्यक्ति निर्दोष जेल में बंद है। 70% व्यक्ति। झूठे मामले पुलिस यदि सही से इन्वेस्टिगेशन करे तो आज जो 2500 कैदी केंद्रीय जेल रीवा में कैद हैं, तो मैं बोलता हूं 25 व्यक्ति भी नहीं होंगे। सही इन्वेस्टिगेशन उसका होना चाहिए, सही जांच होना चाहिए। मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूं कि अभी 4 मुकदमे तो ऐसे हैं जो मेरे ऊपर रास्ता लगने के बाद मुझे पता चला कि ये भी है। 107-16 का मुझे पता ही नहीं था। 107-16 मुझे मेरे ऊपर कब लागू किए और
वो मामला कब दर्ज किया मुझे उसका नहीं पता था। तो यहाँ पर मैं कैदियों से बात करता था, हवालाती जो विचाराधीन बंदी थे उनसे मैं बात करता था, वो सारा यही सब समस्या बताते थे कि ये सबसे बड़ा समस्या यही है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और हमारे को उठा करके जेल में बंद कर दिया। 74 विधानसभा में आप जैसे सामाजिक कार्य कर रहे थे, 74 विधानसभा आपका नाम काफी तेजी से उछल कर आया है। क्या आप मतलब राजनीति में भाग लेना चाहते हैं किसी पार्टी से या निर्दलीय? देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि राजनीति मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं भाग लेना चाहता, राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूं, लेकिन राजनीति करने वाले से मेरा अनुरोध है कि वो जो मैं सामाजिक कार्य करता हूं उसमें मेरा सहयोग दे, मुझे अपनी ताकत दे। इस तरह से रास्ता लगा करके जेल के अंदर न डालें। चलिए अगर आपको ऐसा भी है, आप हमको जेल के अंदर डालने से अगर आपको कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है या तो आपको फायदा हो रहा है तो आप डालिए, लेकिन जो सरकार का योजना है उसको जनता तक जरूर आप पहुंचाए और जनता में वो लागू करें। मेरा लड़ाई किस चीज का रहता है, मेरा मांग क्या है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी बोलते हैं कि मैंने गरीबों को ये दे दिया, अनाज दे दिया, मैंने गरीबों को आवास दे दिया, तो दे ना। आप बोलते हो पीएम आवास मैं देता हूं, मैं भी मानता हूं पीएम आवास आप दे रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि गरीबों को देता हूं, तो गरीबों के पास जमीन कहां है? अब पीएम आवास तो आप दे रहे हैं, उसके पास जमीन नहीं है तो बनवाएगा कैसे? फिर अगर आप जमीन दे रहे हैं तो जमीन का पट्टा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि आपको बुलडोजर लगा करके गिराने की आदत है, आप बुलडोजर लगा के उसको गिराना चाहते हो। आप जो है तो गरीबों को गुमराह कर रहे हो, हरिजन आदिवासियों को, जो गरीब किस्म के व्यक्ति हैं उनको आप गुमराह कर रहे हैं। सरकार को मैं बोलना चाहता हूं कि गुमराह न करें। कमांडो को फांसी का सजा हो जाएगा, फिर भी आवाज ये जनता के बीच में उठेगी और जो सच्चाई रहेगा वही जनता के बीच शेयर किया जाएगा। कोई फर्जी और कोई बनावटी नहीं होगा। आपके पास जो रास्ता लगा है जी, तो उसके लिए क्या आप वहां के विधायक को दोषी मानते हैं कि उनके कार्य किया गया है? देखिए वो तो जनता बताएगी, चूंकि मेरे ऊपर तो रास्ता लगा, मैं जेल के अंदर बंद हो गया और विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं विधायक जी को क्यों बोलूं? वो तो आप जनता से पूछ सकते हैं, जनता बताएगी जनता किसको बोल रही है, कौन दोषी है। और मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि ना मैं शासन को दोषी मानता, ना तो मैं प्रशासन को दोषी मानता, ना तो विधायक को दोषी मानता। हमारे किस्मत में जो था। नहीं, चर्चा वहां से निकल के यही है कि विधायक जी के इशारे पर ही सब काम हुआ है, ऐसी चर्चा आई थी, इसलिए हम पूछा। जी नहीं, ठीक है, वो चर्चा करने वाले चूंकि वो लोग वहां पर मौजूद थे, उनको पता होगा, मैं तो वहां पर था भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है। और रही बात, मैं तो अपने मुकद्दर को बोलता हूं कि जो हमारे मुकद्दर में लिखा होगा वो हमारे साथ हुआ है, काम करने में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। छूटने के बाद आपके छूटने के बाद कई नेता लोग आपसे संपर्क किए हैं जो वहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे सिद्धार्थ राज जी, आपके रहने गए थे मिलने, और भी सभी नेता मिले। तो आप क्या मानते हैं कि क्यों मिल रहे हैं आपसे? अभी भाई साहब, आपके खिलाफ जिस तरह से एक वातावरण बना कि आपने शासन की बहुत सारी क्षतियां की हैं, रासुका जैसा अपराध आपके ऊपर लगा, तो इतने अपराध एक साथ 10 महीने में कैसे हो गए? आपको ध्यान नहीं था या आप उसमें इन्वॉल्व भी थे, जैसा कि पुलिस ने FIR में लिखा? क्या सच्चाई? देखिए, शासन प्रशासन ने अपना काम किया, जो उसको उचित लगा तो शासन प्रशासन अपना काम किया, और जो हमको लगा कि हमको जनता के बीच में, मैं एक फौजी होने के नाते, जैसे मैं जिस तरह फौज में था और अपने देश के लिए फौज में रह करके काम करता था, उसी तरह मैं जब समाज में आया तो समाज में भी सेम फौजी की भांति सेम वही रूटीन, सेम वही कार्य करने का तरीका, उसमें कोई तब्दील नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें शासन प्रशासन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है। तो हमारे ऊपर तो जो कई मुकदमे लिखे गए हैं, तो हमको उस मुकदमे के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुकदमा है किस चीज़ का। जी, आप खिलाफ नैनी में भी अपराध दर्ज है ना?
जी, नैनी में मैं एक्चुअली 2017 में मैं वहाँ पर CDA पेंशन प्रयागराज अभी है, उस समय पर इलाहाबाद बोला जाता था, वहाँ पर हमको अटैचमेंट किया गया था, क्योंकि हमारे पहले जो मैं गोली का शिकार हुआ था तो कई बार वो प्रॉब्लम करता था। तो मेरे को नौकरी करने का भी विचार ये था कि भाई अब नौकरी काफ़ी हो गई है, 20-21 साल हो गई है, मैं चाहता हूँ कि इसी स्थिति में मैं अपने घर चला जाऊँ और समाज के लिए भी कुछ करूँ। तो मेरा ये पहले से ही एक टारगेट था। तो जब वहाँ पर रहने लगा तो मैं सोचा कि अब यहाँ पर एक बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए वहाँ पर विद्यालय भी ठीक है और वहाँ पर आवास बनवा करके वहाँ पर रहेंगे। तो 2017 में जब वहाँ पर मैंने ज़मीन खरीदा तो जिस कॉलोनी में मैंने लिया तो उसको मुर्दा कॉलोनी बोला जाता था और उसका नाम था कमला नगर। वहाँ पर न तो रोड था, न नाली था, न बिजली था, न पानी था, यानी हर एक प्रकार की समस्या थी। मैंने पूरे फौजियों के साथ मीटिंग किया और मैंने बोला कि देखिए, अगर यहाँ पर कुछ विकास करना है तो हमको आपको सबको बढ़ करके आगे आना पड़ेगा और उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। उस समय पर नौकरी में था, तो जब मैं छुट्टी में आता था तो हर एक छुट्टी में कहीं रोड, कहीं नाली, कहीं बिजली, कहीं पानी का ये सब काम करने लगा। और आज के डेट में जहाँ पर 10 kVA के 2 ट्रांसफार्मर थे जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में 25 kVA के 4 ट्रांसफार्मर, 100 kVA के 2 ट्रांसफार्मर और 84 पोल गाड़ करके उसको लोगों ने कमला नगर से नाम बदल के कमांडो नगर रख दिया। यानी कमांडो नगर नाम से वो कॉलोनी फेमस हो गई। अब उसमें हुआ क्या कि जो वहाँ के नेता लोग थे, जो वहाँ के राजनीतिक पार्टियां थी, जो वहाँ के लोकल पार्टी थे, तो उनको विरोध होने लगा कि MP का आदमी यहाँ पर आकर के ऐसा कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी छोड़ करके विधायक बने या जो भी उनका ये सब रहा हो। तो वो भी कहीं अगर नाली बनवा रहा हूँ, फसेल किसी का टूट रहा है, जो वहाँ पर चबूतरा टाइप बना के रखते हैं, उसमें मुकदमा मेरे ऊपर। कहीं पोल गड़ रहा है, उनके घर के पास पोल गड़ रहा है, जो माप समीकरण में आता था, जैसा बिजली विभाग कर रहा था, तो मुकदमा मेरे ऊपर। यानी जितने भी मुकदमे नैनी में हैं वो टोटली सिर्फ विकास को लेकर के हैं। बाकी आपराधिक और मेरा व्यक्तिगत मुकदमा, मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत मुकदमा मेरा एक भी नहीं है। हर मुकदमे आपके जनहित के लिए, टोटल जनहित का है। कुल मिला के आप राजनीति के शिकार होते चले गए, हाँ। आपको अपराध दर्ज होते जी चले गए। जी। अच्छा, किसी विशेष दल या किसी विशेष नेता ने आपको चिन्हित करके इस तरह से किया, ऐसा भी है, या पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको टारगेट किया हो, क्या आपको समझ में आया? देखिए, ऐसा है कि मैं आरोप किसी पर नहीं लगाता, न तो पुलिस प्रशासन के ऊपर और न ही किसी दल या किसी नेता के ऊपर, परंतु वर्तमान की स्थितियाँ क्या है वो आप सबको पता है, वो हमको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे आप सेना में रहे जी, 20 साल 18 साल जुड़ी रहे हैं, आपने वहाँ का वातावरण देखा, गांव में आकर भी एक सामाजिक उसमें जुड़कर आपने बहुत कुछ देखा, और इसके बाद जिस तरह से आपको जेल जाना पड़ा, और जेल चूँकि एक अलग व्यवस्था ही है वहाँ के बारे में आप अपना क्या अनुभव साझा करेंगे? वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए, जेल में तो मैं बता